हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th के संसाधन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 करेंगे। हर एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। केवल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसके आसपास के जितने भी फैक्ट होंगे उससे भी डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, जो पढ़ाएं उसी से आए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और जो भी बताएं उसको धीरे धीरे करके जो आप नोट्स बना सकते हैं। जो नहीं याद रहने वाला है, जो आपको याद है उसका नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जो नहीं याद है उसका धीरे धीरे नोट्स बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे देखिएगा, सब कुछ आपको याद होते जाएगा और आपके बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, जिस विषय का आएगा, सभी विषय के ऑब्जेक्टिव पूरी तरह आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, मेघालय किस राज्य से कटकर बना है? तो मेघालय, जैसे आप जानते होंगे कि हमारा जो बिहार है, बिहार और झारखंड पहले एक में था। नीचे बिहार के नीचे झारखंड है, तो बिहार और झारखंड, बिहार से क्या हुआ, झारखंड कट के बना। उसी प्रकार मेघालय कहीं से कट के बना। कहाँ से कट के बना? असम से कटकर मेघालय बना। बिहार और झारखंड कब अलग हुआ? अब एकदम याद रखने लाना है, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जैसे मेघालय किससे अलग हुआ? असम से अलग हुआ। वह झारखंड जो हुआ वो बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड कब अलग हुआ? तो इस डेट को आपको याद रखना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर को ही क्यों अलग हुआ? क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री जो थी राबड़ी देवी थी, और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछ सकता है तो डेट ही पूछ सकता है, याद रखना है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? 15 नवंबर 2000 को तो राबड़ी देवी थी, जो लालू जी की पत्नी हुई, और देश का जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? कह रहा है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका नाम है ब्रुकलैंड आयोग। क्या है? पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा ब्रुकलैंड आयोग। ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, देखिए समझिए अच्छे से। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है। क्या होता है? सतत पोषणीय विकास होता है, जिसकी अवधारणा किस आयोग ने प्रस्तुत की? ब्रुकलैंड आयोग ने प्रस्तुत की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? ये बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक होता है जहां अनाज को संग्रहित किया जाता है, वो क्या होता है? बफर स्टॉक होता है। इसे बनाने का श्रेय जो है भारत खाद्य निगम को जाता है। भारत खाद्य निगम। बफर स्टॉक से क्या मतलब है? बफर स्टॉक से मतलब है जहां अनाज को गोदाम में रखा जाता है, वो बफर स्टॉक होता है। तो बफर स्टॉक कौन बनाता है, यानी गोदाम कौन बनाता है? तो भारत खाद्य निगम द्वारा बफर स्टॉक की स्थापना बनाया जाता है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? जिसमें कार्बन रहेगा वही कार्बनिक खनिज है। तो हम जानते हैं कोयला जो है एक कार्बनिक खनिज है। अभ्रक कार्बनिक खनिज नहीं है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम की खनिज है। याद रखना है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अभ्रक जो है बिहार के नवादा जिला में, नवादा और गया जिला के आसपास, जो झारखंड से सटा हुआ जिला है, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कौन सा कार्बनिक? जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो कार्बनिक खनिज है। कौन कौन सा है? जैसे कार्बन की मात्रा होती है, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब कार्बन की मात्रा अधिक है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोयला के कितने किस्म होते हैं? तो कोयला के 4 किस्म होते हैं। कोयला के कितने किस्म होते हैं? कोयला के 4 किस्म होते हैं। कौन कौन से किस्म होते हैं? तो कोयला के पहला किस्म का नाम है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। दूसरा किस्म का नाम है बिटुमिनस।
बिटुमिनस। तीसरा किस्म का नाम है लिग्नाइट। चौथा किस्म का नाम है पीट। चौथा किस्म का नाम क्या है? पीट। तो आपको ध्यान रखना है कि कोयला के 4 किस्म कौन से हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कहेगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो कोयला है एंथ्रासाइट है, सबसे अच्छा कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है, लगभग 80-90% के आसपास कार्बन होती है। और सबसे घटिया कोयला, सबसे खराब कोयला कौन सा है? तो सबसे खराब कोयला जो है पीट है। इससे क्वेश्चन बनता है सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा पीट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन, लौह अयस्क कैसा अयस्क है? तो लौह अयस्क कैसा अयस्क है? लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय अयस्क है या संसाधन है। क्यों? क्योंकि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वो ऐसा संसाधन जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज जो उगेगा सौर ऊर्जा रोज प्राप्त होगा, सौर ऊर्जा हो गया। जल ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया? पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा। ये सब की रोज उत्पादन हो सकती है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है जिसकी प्राप्ति आसानी से की जा सकती है, नवीकरणीय। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या है? ऐसा संसाधन जिसके उत्पादन करने में लाखों करोड़ वर्ष का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, पेट्रोलियम बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोई भी खनिज हो गया, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसके उत्पादन रोज प्रतिदिन और आसानी से हो सकता है, क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और ऐसा संसाधन जिसका उत्पादन में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, उसे कौन कहते हैं? अनवीकरणीय। एक चीज़ याद रखिएगा, नवीकरणीय सौर ऊर्जा से क्या पोल्यूशन होगा? सोचिए, सौर ऊर्जा से पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन पेट्रोलियम कोयला जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, हाँ धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। तो याद रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा से पोल्यूशन नहीं होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा से पोल्यूशन होता है। किसकी मात्रा सीमित है? तो कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब की मात्रा क्या है? सीमित है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज ये सब की मात्रा सीमित है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो नवीकरणीय संसाधन है, जो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, इसकी मात्रा असीमित है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन तो रोज हो रहा है, इसलिए इसे असीमित संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन को असीमित, अनवीकरणीय को सीमित संसाधन कहते हैं। तो इसका आंसर लौह अयस्क के लिए आंसर क्या होगा? लौह अयस्क के लिए अनवीकरणीय संसाधन आंसर बी हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला बता चुके हैं किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन कोयला है। अब समझिए, देखिए पहले पृथ्वी सम्मेलन को समझ लेते हैं, ताकि कोई भी पृथ्वी सम्मेलन आवे तो आज अच्छा सा आप आंसर दे पाए। पृथ्वी सम्मेलन पूछा, अभी कितना बार पृथ्वी सम्मेलन हो चुका है? तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हो चुका है। पहला नंबर का पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा नंबर का पृथ्वी सम्मेलन और तीसरा नंबर का पृथ्वी। कब हुआ है? तो पहला जो हुआ 1992 में। 10 साल आगे जोड़िए 2002 में, 10 साल आगे जोड़िए 2012 में। तो पहला कब हुआ, तीसरा कब हुआ, आपको याद रखने में आसानी होगी। पहला 1992 में, दूसरा जो हुआ 2002 में, और तीसरा कब हुआ, तीसरा 2012 में। पहला जो हुआ कहाँ हुआ? तो पहला जो हुआ रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील में। पहला ब्राज़ील में, तीसरा भी ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरियो शहर में ही, रियो डी जेनेरियो। तो पहला तीसरा तो याद करना बहुत आसान हो गया। पहला जो है
रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है, तीसरा भी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ है? तो दूसरा हुआ है जोहान्सबर्ग में। दूसरा कहाँ हुआ है? तो दूसरा जोहान्सबर्ग में हुआ है। तो पहला तीसरा आपको याद हो गया, रियो डी जेनेरियो, और दूसरा जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहाँ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग पड़ता है, अफ्रीका में। तो आपको याद रहेगा कितना पृथ्वी सम्मेलन हुआ? 3। कब कब हुआ? 1992, 2002 और 2012 में। तो रियो डी जेनेरियो जो हुआ, पहला रियो डी जेनेरियो और दूसरा जोहान्सबर्ग, तीसरा रियो डी जेनेरियो। तो याद करना तो आसान हो गया, 92, 2002 और 2012। रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो। उसके बाद याद रखना है, इसका थीम भी याद रखना है। पहला का थीम जो था क्या था? जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क। पहला का जो थीम था जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास के लिए तीनों किया गया था। पहला भी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, दूसरा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, और तीसरा जिस प्रकार के हम पर्यावरण चाहते हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित तीनों पृथ्वी सम्मेलन था। ये पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित था? तो पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित था। पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित था। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। एक देखिए, माल्थस है, डार्विन है, एरोस्थेनीज है। इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तीनों के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डार्विन पूछेगा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? क्या पूछेगा? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन। चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया। इसमें बताया कि जो भी जीव प्रकृति के अनुसार जीवित रहेगा वो प्रकृति में जीवित रहेगा, बाकी सब प्रकृति से लुप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम कभी ठंड में चाहें कि बिना स्वेटर के रहें तो प्रकृति उसे उसकी जान ले लेगी। अगर गर्मी में हम चाहें स्वेटर, बहुत ज़्यादा स्वेटर पहन के रहें तो गर्मी के कारण प्रकृति जान ले लेगी। तो कहेगा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना है डार्विन। इरेटोस्थनीज से क्वेश्चन आएगा। इरेटोस्थनीज बोलेगा भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन तो करते चलना है, उसके अलावा जो भी फैक्ट है उसे समझते हुए चलना है, अच्छे से करते हुए चलना है, ताकि जो भी प्रश्न आवे एग्जाम में आपसे वो बनना चाहिए। अगला क्या है? कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? तो कहें जो अनवीकरणीय संसाधन होता है उसका भंडार क्या होता है? सीमित होता है। तो इसमें कोयला का भंडारण सीमित है, हवा का भंडारण सीमित नहीं, रोज उत्पादन होते रहेगा। मिट्टी का भंडारण सीमित नहीं, बहुत सारा है। सौर ऊर्जा का भंडारण रोज उत्पादन होते रहेगा। तो किसका भंडारण सीमित है? तो कोयला का भंडारण सीमित है। डाकू की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? इसे समझना होगा। जब कोई व्यक्ति संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से बिना सोचे समझे अत्यधिक दोहन करता है, यानी जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है तो पानी से नहाया, उसके बाद क्या किया? पानी से नहाया, उसके बाद जो है पानी को बर्बाद कर रहा है, बिना सोचे समझे क्या कर रहा है? पानी को बर्बाद करता जा रहा है। तो समझ लीजिए वो डाकू की अर्थव्यवस्था है, संसाधनों का अति दोहन से संबंधित है। संसाधनों का संग्रहण से संबंधित है नहीं, संसाधनों का विदोहन से संबंधित है, संसाधनों का नियोजित दोहन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा?
ढाकू की जो व्यवस्था संसाधनों का विदोहन से संबंधित है, यानी खराब तरीके से संसाधनों का दोहन कर रहा है ताकि उससे संसाधन जल्दी खत्म हो जाए, प्रकृति उससे बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं, तो 200 किलोमीटर किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक सीमा अपवर्जक आर्थिक जोन कहलाते हैं। समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत के सीमा से 200 नॉटिकल मील, यह नियम के मतलब क्या है, नॉटिकल मील तक हमारा सीमा क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी यहाँ तक हम मछली मार सकते हैं, अपना कोई भी बंदरगाह लगा सकते हैं, यानी यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र समझा जाएगा। इसके बाद जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है, राजनीतिक सीमा में कुछ आता है, राजनीतिक सीमा के तहत कुछ आता है, और उसके बाद जो है वो क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा कहलाता है। तो 3 क्षेत्र होता है, समझिए। तीनों क्षेत्र में क्या होता है, पहला तो हो गया सीमा अपवर्जक क्षेत्र, कितना 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद 12.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र वो देश के राजनीतिक सीमा में आता है, देश के राजनीतिक सीमा में। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी उस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई भी देश चाहे तो वहाँ आ जा सकता है, लेकिन कोई अपना बंदरगाह नहीं बना सकता है, मछली नहीं मार सकता है, ये सब नहीं कर सकता है। तो सीमा अपवर्जक समझ गए, जहाँ से उसको पैसा की 200 किलोमीटर के अंदर वहाँ से पैसा की व्यापार कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, यहाँ कोई बंदरगाह खड़ा कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है। तो 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सीमा अपवर्जक क्षेत्र। 2 चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, अभी हम लिख देते हैं क्या होता है, देख लीजिए। अगर पूछेगा सीमा अपवर्जक क्षेत्र, सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहाँ तक आता है, तो 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल समुद्री दूरी की इकाई क्या है, नॉटिकल माइल होती है। पूछ सकता है समुद्री दूरी की इकाई क्या है, नॉटिकल मील हो सकती है। और क्या होता है, राजनीतिक जो सीमा होती है, राजनीतिक सीमा कितनी दूर तक होती है, राजनीतिक सीमा 12.2 किलोमीटर तक होती है। कितना, 12.2 किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा होती है। और 12.2 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, 12.2 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। 12.2 किलोमीटर के बाद क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो तीनों चीज़ को ध्यान रखना है। तट रेखा से कितनी दूरी पर सीमा अपवर्जक क्षेत्र होते हैं, 200 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर तक, राजनीतिक सीमा की कितने की राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। ये क्या हो, राजनीतिक सीमा नहीं, इसमें राष्ट्रीय संपदा लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है, राष्ट्रीय संपदा। राष्ट्र की संपत्ति कहाँ तक हो सकती है, तो 12.2 किलोमीटर तक हो सकती है। राष्ट्रीय संपदा कहाँ तक हो सकती है, 12.2 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन हम जो पैसा कमा सकते हैं वो कहाँ तक कमा सकते हैं, मछली या बंदरगाह के द्वारा, तो 200 नॉटिकल माइल तक। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। उत्तराखंड जो है याद रखिएगा, उत्तराखंड भूकंप एवं भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उत्तराखंड में भूकंप भी बहुत आता है, भूस्खलन भी बहुत होता है। इसकी राजधानी देहरादून है। देहरादून बहुत ज़्यादा भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
पूछ लेगा भूकंप क्या होता है तो आपको पता होगा। पृथ्वी के सतह का हिलना डुलना भूकंप कहलाता है। भूस्खलन क्या होता है तो पृथ्वी में दरार पड़ जाना या ढलान वाले जमीन का ढह जाना क्या होता है, भूस्खलन कहलाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है तो ब्रेटलैंड आयोग जो है समावेशी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, समावेशी विकास। इससे एक क्वेश्चन, इसके आधार पर एक क्वेश्चन पहले देखिए यहाँ सतत पोषणीय विकास को कह रहे हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब समझ लीजिए दो विकास है, एक सतत विकास है, एक समावेशी विकास है। दोनों विकास का अच्छे से मतलब समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। सतत विकास, सतत विकास का मतलब लगातार विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। समावेशी विकास का मतलब क्या है, समावेशी विकास का मतलब ऐसा विकास जिसमें सभी धर्म जाति लिंग आदि के लोग, सभी धर्म जाति लिंग आदि के लोग समाहित हो जाते हैं तो उस विकास को क्या कहा जाता है, समावेश। सभी धर्म लिंग जाति के लोग समाहित हो जाते हैं तो उसे क्या कहता है, समावेशी विकास। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, अगर कहेगा सतत विकास तो कहेंगे पर्यावरण को ध्यान में रखकर भावी पीढ़ी को, पर्यावरण एवं भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है सतत विकास कहलाता है, ये बहुत दिन तक चलता है। लेकिन समावेशी विकास क्या है, जब सभी धर्म के लोग, सभी लिंग के लोग, सभी जाति के लोग को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, विकास किया जाता है तो क्या होता है, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तीनों पृथ्वी सम्मेलन याद हो गया, पहला दूसरा तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 1992, 2002 और 2012। पहला कहाँ, रियो डी जेनेरियो, तीसरा भी कहाँ, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। तीसरा भी रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। और दूसरा क्या है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग ये कहाँ है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। तो तीनों आपको याद हो गया होगा। अब पहला कह रहा है तो पहला रियो डी जेनेरियो और दूसरा बोलता तो क्या बोलते हैं, दूसरा जोहान्सबर्ग में है। चलिए लौह अयस्क किस प्रकार का है ऐसे, तो इसका पहले पढ़ चुके हैं। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़िए, कह रहा है निम्न में कौन अजैव संसाधन है। जैव और अजैव क्या होता है, जैव के मतलब ऐसा संसाधन, जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है यानी ऐसा संसाधन जिसमें जीव की मात्रा होती है, जीव की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। और ऐसा संसाधन जिसमें जीव की मात्रा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जीव की मात्रा नहीं होती, जैसे कहेगा कोयला जैव है कि अजैव, तो कोयला कहेंगे उसमें क्योंकि जीव की मात्रा है। किसी जीव की मात्रा है, क्योंकि किसी जीव के पृथ्वी के अंदर जाने से उसका कोयला का निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ तो उसे जैविक संसाधन कहेंगे। लेकिन लोहा, उसमें कोई जीव का अंश नहीं इसलिए उसे अजैविक संसाधन कहेंगे। तो समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है, तो अजैव संसाधन कौन सी होगी, चट्टानें होगी, खनिज होगी, धातु होगी या वनस्पति। चट्टाने में, चट्टान कोई भी चट्टान है उसमें जीव की मात्रा नहीं है, खनिज में जीव की मात्रा नहीं, धातु में नहीं, लेकिन वनस्पति जीव की मात्रा क्या कह रहा है, अजैव कह रहा है। रुकिए, क्या कह रहा है, कौन सा अजैव नहीं है यानी जैव है, ठीक है। अजैव नहीं है तो वनस्पति क्या है, जैव है। अजैव नहीं है, यहाँ देखिए अजैव नहीं है तो जैव होगा। ये चट्टान नहीं होगा, खनिज नहीं होगा, क्या होगा, धातु नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, वनस्पति। कह रहा है अजैव नहीं है, अजैव माने जो निर्जीव है वो नहीं है यानी कौन सा है, सजीव वाला है, जैव वाला है। जीव की मात्रा है तो जीव की मात्रा किसमें, वनस्पति में जीव की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, यानी संसाधन के नियोजन के कितने स्तर होते हैं वो पूछ रहा है। देखिए संसाधन नियोजन के आपको याद रखना है, संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन का मतलब संसाधनों के निकालने से अच्छे से रख रखाव तक की प्रक्रिया क्या होती है, संसाधन नियोजन। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं, पहला तो कहाँ पर संसाधन है उसकी पता कीजिए, पहचान एवं सर्वेक्षण। पहला संसाधन के जो स्तर हैं, पहला स्तर है पहचान एवं उसका सर्वेक्षण। सर्वेक्षण कीजिए कि यहाँ
संसाधन उपलब्ध है। दूसरा बात क्या है, उसका योजना बनाइए कि उसे कैसे निकालना है, योजनाबद्ध। दूसरा क्या तरीका है, योजनाबद्ध संरचना, योजनाबद्ध संरचना, उसे कैसे निकालना है उसके बारे में अच्छे तरीक़े से प्लान बनाइए, प्लानिंग। और तीसरा क्या है, काम कीजिए, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन। ये संसाधन नियोजन के 3 स्तर है। आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो अच्छे से बात को ध्यान रखें। 2 नंबर के सब्जेक्टिव में बहुत सारे एब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, तो अच्छे से बात को समझते हुए चलिए। अलग से सब्जेक्टिव भी आप लोग को कराया जाएगा, लेकिन संसाधन नियोजन के 3 स्तर है, इसे अच्छे से भी ध्यान रखें। कह रहा है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? संसार का सबसे कीमती जो संसाधन है वो खनिज को माना जाता है। किसे माना जाता है? संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज को माना जाता है। इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? इसके ऑप्शन के हिसाब से जो होगा खनिज होगा, लेकिन संसार का जो सबसे कीमती संसाधन, सबसे अमूल्य संसाधन माना जाता है वो मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अगर नहीं हो तो किसी भी संसाधन धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे अमूल्य संसाधन जो होता है मनुष्य को माना जाता है, लेकिन इसके ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? इसमें खनिज होगा। कह रहा है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ये क्या है? देखिए, नदियाँ प्रकृति द्वारा प्राप्त है। नगर की स्थापना प्रकृति द्वारा होती है या नहीं होती है? आदमी द्वारा होती है। नगर का मतलब शहर की जो स्थापना होती है, शहर बनाया जाता है, आदमी द्वारा बनाया जाता है। तो नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन सा? नगर। अगला क्या है? कह रहा है ब्रूट्स लैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ब्रूट्स लैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो आपको याद रखना है नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ब्रूट्स लैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके। इन्हें भूगोल में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो इन्हें भूगोल में पढ़ने के पीछे जो आशय है वो क्या है कि ब्रूट्स लैंड जो है वो सतत विकास के जनक माने जाते हैं। आपको याद रखना है सतत विकास का जनक किसे कहा जाता है? सतत विकास का जो जनक है, विकास का जनक नॉर्वे के प्रधानमंत्री ब्रूट्स लैंड को कहा जाता है। ब्रूट्स लैंड को कहा जाता है, लैंड को कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न में कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं? निजी संसाधन यानी किसी एक व्यक्ति संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं, और जबकि जब संसाधनों का एक समुदाय पर अधिकार हो, जब किसी संसाधन का पर एक पूरे समुदाय का अधिकार हो तो उसे सामूहिक संसाधन कहते हैं। इस प्रकार निजी संसाधन क्या हो सकता है? मकान हो सकता है निजी, एक आदमी का हो। कार निजी संसाधन हो सकता है, साइकिल। लेकिन मंदिर जो है निजी संसाधन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मंदिर होगा, क्योंकि मंदिर जो होता है वो सामुदायिक संसाधन होता है। जो मंदिर बना होता है एक आदमी के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। कह रहा है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल जो है किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल जो होता है क्या होता है? उसमें संचित होता है, यानी उसमें जमा होता है। तो ये जो है संचित संसाधन का उदाहरण है। कह रहा है बांधों में जल जो है, बांध में क्या होता है? जल जमा होता है, यानी संचित होता है, तो संचित संसाधन का उदाहरण है। पंजाब किस कारण किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? कह रहा है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब याद रखना है, पंजाब जो है वो खनिज संसाधन के मामले में बहुत गरीब माना जाता है। खनिज संसाधन के मामले में सबसे जो अमीर माना जाता है उसे क्या कहता है? कौन सा राज्य है? तो झारखंड। झारखंड में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खनिज जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
झारखंड में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहेगा पंजाब में है या नहीं, तो पंजाब में नहीं है, इसलिए खनिज के मामले में पंजाब को एक गरीब राज्य माना जाता है। जैव और अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? जैव और अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो स्वामित्व क्या उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। स्वामित्व के आधार पर कौन सा होते हैं? निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये होते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्ता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये सब होते हैं संसाधनों का कुछ वर्गीकरण में। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन सा बोले? अभी नाम बोल रहे थे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में बांटा गया। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो हैं, उसे 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला जो है उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत वो ऐसा संसाधन जिस पर अधिकार एक व्यक्ति का होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। दूसरा जो है सामुदायिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन, इस पर एक गांव या समाज का अधिकार होता है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, ऐसा संसाधन है जिस पर अधिकार पूरे देश का हो, जैसे रेलवे राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर जो अधिकार रहे वो दुनिया के सभी देश के लोगों का हो, जैसे मान लीजिए जल है, वायु है, ऐसा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, 2002 में और 2012 में। कहाँ हुआ? रियो में। रियो कहाँ है? रियो ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में। ये कहाँ हुआ? ये हुआ जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। ये कहाँ? ये भी रियो में हुआ। रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। तो पहला है जो रियो में हुआ, वो कहाँ हुआ? रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। तो आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? क्या है? द पॉपुलेशन बम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तब पॉपुलेशन बम पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1968 ईस्वी में हुआ था। ये किनका पुस्तक था? द पॉपुलेशन बम। याद रखेगा, लेखक का नाम भी पूछ सकता है। द पॉपुलेशन बम यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके लिए एक सही कदम उठाना पड़ेगा इसको नियंत्रण के लिए, नहीं तो पूरा पर्यावरण और पृथ्वी का बहुत सारा नुकसान होने वाला है। इस पुस्तक में जिक्र किया गया। किसने लिखा? इस पुस्तक को लिखने वाले जो हैं वो हैं एहरिच। इनका नाम क्या है? एल रिच। पुस्तक के लेखक कौन सा है? एल रिच। कब प्रकाशित हुआ? 1968 में। द पॉपुलेशन बम का मतलब क्या है? पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकास के स्तर पर आधार पर संसाधनों का वर्ग नहीं है? विकास के आधार पर संसाधनों का वर्ग नहीं। ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, जिसका संभावना है, संचित संसाधन जो जमा है, व्यक्तिगत संसाधन, तीनों का विकास हो सकता है। विकास के आधार पर इन संसाधनों का वर्ग है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ज्ञात होगा। या इसका ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ज्ञात नहीं भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये कहाँ चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के रेनी नामक ग्राम में हुआ था। उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आपको
ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन का मतलब क्या था? इन्होंने वहाँ के गांव के महिलाओं को पेड़ से चिपककर पेड़ की रक्षा करने के लिए अपील की थी। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? तो हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक है। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक। हमारा साझा भविष्य क्या है? एक पुस्तक है जिसको विश्व के जो पर्यावरण के संगठन है उसका एक रिपोर्ट तैयार करके ये बनाया जाता है। इसका कोई लेखक नहीं है। कह रहा है राजस्थान में किस संसाधनों की कमी है? तो राजस्थान में सौर संसाधन तो है, ठीक है। सौर ऊर्जा तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। पवन ऊर्जा भी होगा क्योंकि हवा भी बहुत सारी चलती है। जल ऊर्जा नहीं है। तो राजस्थान में किस संसाधनों की कमी है? तो जल संसाधन की कमी है, क्योंकि वहाँ अमृतस्थल है। अमृतस्थल में जल की कमी होती है। तो राजस्थान में किस ऊर्जा की कमी है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में जल ऊर्जा की बहुत कमी है। अगला देखिए, कह रहा है भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वो वहाँ से क्या कोयला निकाला जाता है? वहाँ भूतापीय ऊर्जा है? नहीं। भारत का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है यानी क्या जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वो सांस्कृतिक विरासत के लिए धनी है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहाड़ों के लिए धनी है। वहाँ के सांस्कृतिक माने वहाँ के पहनावा वो सब बहुत ही अच्छे लेवल का है। इसलिए कहेगा लद्दाख जो क्षेत्र है या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है किस संसाधन में धनी है? तो आपको याद रखना है सांस्कृतिक विरासत में धनी है, क्योंकि पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे झरने होंगे। चलिए अगला कह रहा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? तो तेल, खनिज तेल का भंडारण क्या है? सीमित है। या सौर ऊर्जा तो रोज उत्पादन का भंडारण असीमित हो सकता है। जलीय ऊर्जा, जल ऊर्जा रोज उत्पादन हो सकता है। पवन ऊर्जा रोज उत्पादन हो सकता है। तो कहे थे जो अनवीकरणीय संसाधन होता है जिसका उत्पादन बहुत दिनों में होता है उसका भंडारण क्या होता है? सीमित होता है। अगला क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह सामुदायिक संसाधन है क्या? तो चारागाह सामुदायिक संसाधन है। हाँ, क्योंकि वहाँ की ज़मीन पर कोई भी किसान अपना जानवर चरा सकता है। तो चारागाह जो है सामुदायिक संसाधन है। विद्यालय, हाँ, समुदाय पूरे गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। कृषि भूमि नहीं, कृषि भूमि व्यक्तिगत संसाधन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का संसाधन होता है। तो आंसर क्या होगा? शमशान भूमि। शमशान भूमि किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वहाँ पूरे समाज के लोग जाते हैं। तो सामुदायिक संसाधन कौन सा है? कृषि भूमि, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत संसाधन है। कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अब समझिएगा, ज्वारीय ऊर्जा का मतलब क्या है? ज्वार से जो ऊर्जा, ये आप जानते हैं जो समुद्र होता है उसमें ज्वार भाटा आता है, उससे जो ऊर्जा बनता है वो क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा। वो किस प्रकार यानी पानी से बन रहा है, रोज बन सकता है, तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन में 2-3 चीज़ याद रखेगा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आगे क्या कर रहा है देखिए, 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, गलत लिख रहा है, 1992 नहीं होना चाहिए। कब होना चाहिए? जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो 2012 होनी चाहिए। कब हुआ है? 2012, क्योंकि 1992 में तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। तो ये क्या होना चाहिए? 2012 तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। तो इसे लिख लीजिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2012 में हुआ। तो कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, क्योंकि दूसरा जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक सुमेसर हैं। कौन है? सुमेसर। क्या कहते हैं? इस पुस्तक में बताते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग है वो जो है मजदूरों के लिए रोजगार को मार रहा है, बेरोजगार कर रहा है। इसलिए बड़े बड़े उद्योग ब्यूटीफुल नहीं है। छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा लोगों को क्या रोजगार मिल रहा है और उनका जीवन चल रहा है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, बांध,
सागर या दूषित जल। तो मछलियों के अस्तित्व में खतरा में कौन डाल सकता है? दूषित जल, यानी गंदा जल रहेगा तो मछलियों की अस्तित्व उससे क्या होगी? खतरा में आ जाएगी। कह रहा है निम्न में किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? यह जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी का जो नया नाम है, देखिए दो चीज़ है। एक तो जलोढ़ मिट्टी को बागड़ भी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भी कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखना है आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी से संबंधित पहले समझ लीजिए क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। उपजाऊ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कैसी मिट्टी? उपजाऊ मिट्टी। ये दो प्रकार की होती है, मान लीजिए एक को कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, और दूसरे को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादड़। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है। बागर नया है, पहले काखा आएगा तो नई जलोढ़ मिट्टी खादड़ आ गया और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बागर। याद करने का तरीका है, पहले काखा में खाएगा, उसके बाद तो बहुत बार पाफावा में आएगा तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़, पुराने को बाढ़ कहते हैं। और कह रहा है किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? या जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या है? नया नाम यानी नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है तो इसका खादड़ आंसर मार सकते हैं। अगर कहेगा जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, तो इनमें ऑप्शन तो नहीं है। तो खादड़ आप नई जलोढ़ मिट्टी के कारण कहा जलोढ़ मिट्टी का नया नाम यानी नई जलोढ़ मिट्टी बोल रहा है तो खादड़ आप मार सकते हैं। कह रहा है निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु मृदा का निर्माण का कारक है। जलवायु से मृदा निर्माण होता है। जलवायु से क्या होता है? मान लीजिए जलवायु गर्मी किया, ठंडा किया तो इससे क्या होता है? चट्टानें फैलती है, सिकुड़ती है, इससे चट्टानें टूटती है, मृदा का निर्माण होता है। वनस्पति, हाँ, क्योंकि चट्टानों पर वनस्पति उग जाते हैं जिससे उसकी जड़ें चट्टानों में क्या होती है? चली जाती है और चट्टान को कमजोर करके उसे मिट्टी में परिवर्तित कर देती है। तो हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है? चट्टान, चट्टान से ही मिट्टी बनता है। तो इनमें से सभी मिट्टी निर्माण के कारक हो जाएंगे। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? समझिए काली मिट्टी आपको याद रखना है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो नाम है, दूसरा नाम, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है उसे क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। या पूछे काली मिट्टी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। ये किसके लिए उपयुक्त होते हैं? कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र। इसका मतलब कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। तो इस प्रकार के फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। काली मिट्टी बोल रही है तो महाराष्ट्र। आप बोलेगा कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण, पंजाब में आप जानते हैं पंजाब का नाम पंजाब का पड़ा क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ प्रवाहित होती है। तो नदियों के प्रवाह होने से वहाँ की भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है नदियों द्वारा बहाकर ले चली जाती है, समुद्र में लेते चली जाती है। इसके कारण वहाँ का भूमि जो है खराब स्तर का है, निम्न स्तर का है। तो भूमि निम्नीकरण का पंजाब में कारण जो है अधिक सिंचाई है। कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सांद्रण बढ़ा? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का सांद्रण बढ़ गया। पटना के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पानी का बहुत सारा जो है धरातलीय जल है जिसको हम हैंडपंप या मोटर से निकालते हैं, उसका बहुत अधिक दोहन हुआ। जितना ज़रूरत नहीं था उससे ज़्यादा हम बर्बाद किए। इसलिए इससे क्या हुआ? धरती से आर्सेनिक तत्व आने लगा पानी में मिलकर। तो पानी की अति जल दोहन से किस तत्व का सांद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक तत्व का सांद्रण बढ़ा। अगला कह रहा है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत का कौन सा राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में मरुस्थल है। राजस्थान के बारे में 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान, इससे इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है
राजस्थान से, वो कहेगा कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बोलिएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इससे आप क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है कि पंचायती राज जो सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, तो पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, यहीं लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1969 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद एक याद रखिएगा, सूचना का अधिकार जो है पहली बार कहाँ लागू हुआ था, सूचना का अधिकार है पहली बार यहीं लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब, 2005 में। तो सूचना का अधिकार पहली बार राजस्थान में लागू हुआ। पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ, राजस्थान में लागू हुआ। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1978 में कौन सा कन्वेंशन हुआ, 1978 में कौन सा कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो हुआ अफ्रीकन कन्वेंशन हुआ। अफ्रीकन कन्वेंशन कब हुआ, पूछा जा सकता है 1978 में। प्राकृतिक संसाधन किसके लिए हुआ, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। एक किताब का विमोचन देखे थे जो 1978 में हुआ था, द पॉपुलेशन बम, एर्लिच का किताब था। द पॉपुलेशन बम का भी जो उद्घाटन हुआ था, क्या प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था, 1978 में है। अफ्रीकन कन्वेंशन भी 1978 में हुआ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो बता चुके हैं, कपास के लिए उपयुक्त है। कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि क्या होती है, जब पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा आकृति बनाकर वहाँ खेती की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, सोपानी कृषि कहते हैं। कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में। अगला क्या है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम एड्रीन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम। तो इस प्रकार आप अच्छे से अगर कंसेप्ट वाइज समझते हुए ऑब्जेक्टिव को करेंगे तो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होता जाएगा, उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है वो भी तैयार होता जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इससे रिलेटेड भी है, तो आप उसका जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप रोज़ इस सेशन को ज़रूर करें, धीरे धीरे देखिएगा। जब रिपीट होता जाएगा तो आपको याद करने में आसानी होती जाएगी, आपसे आसानी से सभी याद होते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।